हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गन पॉइंट फॉर नॉलेज। तो आज हम देखने वाले हैं यूनियन बैंक का करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे फिल करें। तो ये हमारा करंट अकाउंट फॉर्म है यूनियन बैंक का। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फॉर अदर देन इंडिविजुअल्स, मतलब इंडिविजुअल को छोड़कर बाकी सभी लोग इस फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनका अपना बिजनेस है या कंपनी वगैरह है तो उस केस में ये फॉर्म भरा जाएगा उनको, अगर करंट अकाउंट ओपन करना है तो। ओके गाइस, और यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है टू बी फिल्ड इन कैपिटल लेटर्स। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये पूरा फॉर्म हमें कैपिटल लेटर्स बड़े अक्षरों में भरना है। उसके बाद लिखा हुआ है ब्लू बॉक्सेस आर टू बी फिल्ड बाय बैंक। तो इसका मतलब क्या है, ये जो ब्लू बॉक्स है आप देख सकते हैं इसका कलर अलग है, तो ये ब्लू बॉक्स आपको भरना नहीं है, ये ब्लू बॉक्स बैंक द्वारा भरा जाएगा, तो इसमें आपको कुछ नहीं फिल करना है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे लिए जो जो एप्लीकेबल है हमें वो फिल करना है अपने पूरे फॉर्म में, और जो बैंक के लिए है उसे हमें खाली छोड़ देना है, वो बैंक खुद फिल करेगी। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि सेविंग बैंक, करंट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, अन्य, पर्पस ऑफ अकाउंट। तो हमसे पूछा जा रहा है कि आप कैसा अकाउंट खोलना चाहते हैं, सेविंग अकाउंट खोलना चाहते हैं, करंट अकाउंट खोलना चाहते हैं, या टर्म डिपॉजिट जो कुछ समय के लिए होता है, टर्म डिपॉजिट खोलना चाहते हैं, या किसी अन्य प्रकार का अकाउंट खोलना चाहते हैं। तो हमें यहाँ पर करंट अकाउंट खोलना है, तो करंट अकाउंट के ऊपर आपको सिंपली टिक कर देना है। उसके बाद पूछा जा रहा है पर्पस ऑफ अकाउंट, कि आप अकाउंट क्यों खोलना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन। हम बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस के लिए ये अकाउंट खोलना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बिज़नेस के पैसे आएंगे, लेन देन जो भी होगा हमारे बिज़नेस से रिलेटेड वो सारा हम यहाँ पर इसी बैंक से करने वाले हैं, तो इसलिए हम ये अकाउंट खोलने वाले हैं। तो हमने वो लिख दिया फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है अकाउंट डिटेल्स, खाते का ब्यौरा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखना है नेम ऑफ अकाउंट। आप अकाउंट किस नाम पर खोलना चाहते हैं, आप अपने नाम पर अकाउंट खोलना चाहते हैं या अपनी कंपनी के नाम पर अकाउंट खोलना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको वो अकाउंट का नाम दे देना है जिस भी नाम से आप अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। अगर यहाँ पर आप अपने बिज़नेस का नाम देना चाहते हैं तो आप बिज़नेस का नाम भी दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपना नाम भी दे सकते हैं, इंडिविजुअल के नाम पर खोल रहा है। जनरली यहाँ पर लोग बिज़नेस का नाम लिखते हैं जिससे कि बिज़नेस के नाम का अकाउंट खुल जाए हमारा अलग से। और सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है आपने अपने बिज़नेस नेम का, तो आप अपने बिज़नेस नेम से कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपना इंडिविजुअल के नाम से भी कर सकते हैं, जो सोल प्रोप्राइटरशिप हैं, जो अपना अकेला बिज़नेस चलाते हैं। तो यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, आप जिस भी नाम से अकाउंट खुलवाना चाहते हैं आप वो यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पैन नंबर पूछा जा रहा है। यहाँ पर पैन नंबर आपकी कंपनी का आएगा। इंडिविजुअल के केस में, सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में यहाँ पर इंडिविजुअल का ही पैन नंबर आएगा, और बाकी अदर केसेस में इन सब का सेपरेट पैन नंबर होता है। एसोसिएशन, सोसाइटी, इन सब का अलग से पैन नंबर आता है। ट्रस्ट का अलग पैन नंबर होता है, प्राइवेट लिमिटेड का अलग होता है, पब्लिक कंपनी का, तो इन सब का सेपरेट पैन कार्ड आता है, तो वो पैन नंबर लिख देंगे। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप हो, अगर आप अकेले बिजनेस कर रहे हो, तो यहाँ पर आपका बिजनेस का पैन नंबर और आपका पैन नंबर एक ही होता है, तो आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर टिक करना है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन टाइप कैसा है, तो मतलब आप कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, पार्टनरशिप फर्म हो, एचयूएफ हो, तो जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है आप उसके ऊपर टिक कर सकते हैं। अगर आप अकेले बिजनेस करते हो अपना और आपको अपना अकाउंट खुलवाना है तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कर सकते हो। अगर प्राइवेट लिमिटेड है, आप अपनी कंपनी के लिए अकाउंट खुलवाना चाहते हो, तो प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर आप टिक कर सकते हो। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन दे रखी है, यूज़ सेपरेट फॉर्म फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑफ सिग्नेटरी CIF1। तो सिग्नेटरी जो आपके बैंक में सिग्नेटरी रहेगा, जिनके सिग्नेचर वहाँ पर चलेंगे या जिनकी ऑथराइजेशन के बाद ही कोई ट्रांजैक्शन होगी या पेमेंट होगी या रिसिप्ट पेमेंट होगी, तो उनकी जो डिटेल देनी है आपको, वो CIF फॉर्म, एक CIF फॉर्म है अलग से, उसको फिल करके देना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है हस्ताक्षरकर्ता सिग्नेटरी 1।
तो यहाँ पर सिग्नेटरी 1 आपके अकाउंट में एक से ज़्यादा सिग्नेटरी हो सकते हैं। मान लो किसी कंपनी में 2 डायरेक्टर हैं तो आप दोनों को सिग्नेटरी बनाना चाहते हो तो दोनों की डिटेल आ जाएगी। 3 है तो तीनों की, 4 है तो 4 सिग्नेटरी हो सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए भर के बता रहा हूँ तो सोल प्रोप्राइटरशिप में भी एक से ज़्यादा सिग्नेटरी आप रख सकते हो, आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर मैं ऑनर का ही लिख रहा हूँ, ऑनर को ही सिग्नेटरी बना रहा हूँ। तो राजेश, यहाँ पर राजेश कुमार आप खुद ही होंगे अपने बिजनेस के सिग्नेटरी, तो आप लिख सकते हैं। अगर आप किसी और को बनाना चाहते हैं तो उसको भी आप बना सकते हैं। तो अगर आपके एक से ज़्यादा सिग्नेटरी हैं तो आपको उन सब के नाम लिख देना है। यहाँ पर हमारे पास 4 सिग्नेटरी तक का ऑप्शन आ रहा है तो चारों के नाम लिख देंगे आप। उसके बाद लिखा हुआ है कम्युनिकेशन एड्रेस। तो बैंक आपसे कम्युनिकेशन किस तरीके से करेगी, तो ये आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है। अगर आपके पास कोई भी मेल, कोई भी लेटर भेजना होगा बैंक को, या एटीएम कार्ड, पासबुक, वेलकम किट, कुछ भी आने वाला है अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे, तो ये कम्युनिकेशन एड्रेस है। तो बैंक आपको कम्युनिकेशन एड्रेस पर ही वो सारी चीज़ें सेंड करेंगी। तो यहाँ पर आपको वो एड्रेस लिखना है जिस भी एड्रेस पे आप बैंक से कम्युनिकेट करना चाहते हो। तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल कर देना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में न्यू दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। पिन नंबर में आपके एरिया का पिन कोड आ जाएगा। मोबाइल नंबर आप अपना दे देंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है। अगर आपके पास कोई लैंडलाइन नंबर है, फ़ोन नंबर है, तो आप वो फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं। उसके बाद ये ऑप्शन लिखा हुआ है पंजीकृत कार्यालय सार्वजनिक निजी लिमिटेड कंपनियों के लिए, तो रजिस्टर्ड ऑफिस इन केस ऑफ पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए फिल कर रहे हो ये फॉर्म, तो आपको ये फिल करना है ये एरिया। क्योंकि मैं सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए फिल कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर क्रॉस लिख दिया है। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए ये फॉर्म फिल करते हो तो यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस होता है, आपके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में आपको मिल जाएगा, COI में, कि कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है। तो आपको ये वो एड्रेस फिल करना है जो भी आपकी कंपनी का है। और अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में फिल कर रहे हो ये फॉर्म, तो आपको कम्युनिकेशन एड्रेस वही रखना है जिससे आप कंपनी से, बैंक से रिसीव करना चाहते हो लेटर वगैरह। और यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड एड्रेस आ जाएगा जो भी आपके MCA पे रजिस्टर्ड है कंपनी का, तो यहाँ पर वो एड्रेस आ जाएगा। आगे चलते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है नो योर कस्टमर KYC डिटेल। तो यहाँ पर आपकी KYC की डिटेल पूछ रहा है फॉर एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो एसोसिएशन, सोसाइटी, क्लब्स के लिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मांग रहा है वो, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन अगर आपने करवा रखा है तो उसका रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, बाय लॉज ऑफ सोसाइटी या ट्रस्ट डीड, तो ट्रस्ट डीड वगैरह अगर आपने बना रखी है तो वो ट्रस्ट डीड आ जाएगी। रिजोल्यूशन ऑफ द मैनेजिंग कमेटी ऑफ द एसोसिएशन फॉर ओपनिंग एंड ऑपरेटिंग द अकाउंट। एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है जिसमें आपकी मैनेजिंग कमेटी ये लिख कर देती हैं कि यह अकाउंट हम क्यों खोल रहे हैं और इसको ऑपरेट कौन करेगा, और ओपनिंग की सारी प्रोसीजर्स, ये सारी मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स, आपकी मैनेजिंग कमेटी में कितने मेंबर्स हैं उनकी लिस्ट, टेलीफोन यूटिलिटी बिल इन द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको इनमें से जो भी आप दे रहे हो उनके ऊपर आपको टिक कर देना है, सिंपल, और आगे प्रोसीड करना है। अगर आप सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए अकाउंट खुलवाना चाह रहे हो तो उनकी KYC के लिए एक रेजोल्यूशन पास करना होगा कि ओपनिंग कौन कर रहा है, और ऑपरेटिंग के लिए एक रेजोल्यूशन पास होता है जिसमें ये लिखा होता है कि आपका ये अकाउंट ऑपरेट कौन करेगा और ओपन कौन करवाएगा, या ऑथराइज सिग्नेटरी वगैरह सारी डिटेल्स होती हैं। इसका फॉर्मेट आपको बैंक से ही मिल जाएगा। अगर आप बैंक से रिक्वेस्ट करोगे तो बैंक ही आपको प्रोवाइड कर देगा। अदरवाइज मैंने एक जनरल फॉर्मेट बना रखा है, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, आप तो वहाँ से भी ले सकते हैं। वैसे आप बैंक से लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि बैंक आपको अपने हिसाब से वो आपको रेजोल्यूशन का पास फॉर्मेट दे देगा। उसके बाद आपको यहाँ पर लिस्ट ऑफ मेंबर्स की एक लिस्ट बनाकर देनी है बैंक को कि आपके कितने मेंबर्स हैं टोटल। उसके बाद यहाँ पर ट्रस्ट आ रहा है। अगर आप ट्रस्ट के लिए फिल कर रहे हैं तो ट्रस्ट के लिए क्या क्या KYC चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या ट्रस्ट डीड, तो ये रजिस्ट्रेशन या ट्रस्ट डीड चाहिए। रेजोल्यूशन पास होना चाहिए जैसे कि पहले बताया, लिस्ट ऑफ ट्रस्टी कितने ट्रस्टी हैं, टेलीफोन या यूटिलिटी बिल होना चाहिए ट्रस्ट के नाम पर। उसके बाद यहाँ पर बोले पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए, सेक्शन 25 कंपनीज के लिए या जॉइंट वेंचर के लिए, तो हमें क्या क्या चाहिए, तो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जैसे कि आपको पता होगा अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो इन सब जो MCA पे रजिस्टर होती है उन लोगों के लिए मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, तो आपको वो दोनों चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये आपको रजिस्ट्रेशन कराने के बाद मिल जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वो आप दे सकते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो बोर्ड रेजोल्यूशन एक पास किया जाता है कि अकाउंट को ओपन कौन करेगा, प्रोसीजर और उसको ओपन
कौन करेगा और उसके साथ जो भी है उसका ऑथराइज्ड सिग्नेटरी कौन है, उसको ऑपरेट कौन करेगा, सारी चीज़ें लिखी होती हैं बोर्ड रेजोल्यूशन में। तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना होता है जनरल। उसके बाद लिखा हुआ है टेलीफोन यूटिलिटी बिल, आपके कंपनी का नाम का होना चाहिए। करंट लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, टोटल अभी डायरेक्टर्स करंटली कितने हैं आपकी कंपनी में, आपको वो लिखना है प्राइवेट कंपनी केस में। कॉपी ऑफ लाइसेंस इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली फॉर सेक्शन 25 कंपनी। सेक्शन 25 कंपनी हमारी जनरली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनको एक लाइसेंस इशू किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कि वो सेक्शन 25 के अंदर रजिस्टर्ड है, तो वो लाइसेंस आपको देना होगा यहाँ पर। पार्टनरशिप फॉर्म या एलएलपी के केस में आपको क्या क्या देना है, यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो भी आपकी पार्टनरशिप फॉर्म होती है और एलएलपी होती है वो रजिस्टर्ड होती है पार्टनरशिप एक्ट में, तो उसे आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना है अगर आपने अपनी पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर करवा रखा है तो। पार्टनरशिप डिक्लेरेशन देनी है कि आप कितने पार्टनर हो, तो सारे पार्टनर्स की डिक्लेरेशन जाएगी। टेलीफोन यूटिलिटी बिल आएगा आपकी पार्टनरशिप फॉर्म के नाम पे। पार्टनरशिप डीड, आपने एक डेट बना रखी होगी कि हमें उसमें सारा बिजनेस लिखा होता है, बिजनेस क्या है, पार्टनर का शेयर कितना है, कौन कौन पार्टनर है, एड्रेस वगैरह, तो पार्टनरशिप डीड लग जाएगी। डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर ओनली फॉर एलएलपी, तो पार्टनर का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है एलएलपी के केस में, सारे पार्टनर रजिस्टर्ड होते हैं तो आपको वो नंबर चाहिए होंगे। अगर आप एचयूएफ के लिए फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन चाहिए कर्ता से और एचयूएफ लेटर साइन बाय कोऑपरेशन, तो जितने भी आपके मेंबर्स होंगे उन सबके आपको साइन चाहिए। उसके बाद बात आती है सोल प्रोप्राइटर के लिए, जिसके लिए हम ये अकाउंट फिल कर रहे हैं, ये फॉर्म फिल कर रहे हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, तो सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में इनमें से कोई दो चाहिए कम से कम। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मान लो आपने सोल प्रोप्राइटरशिप, आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप है और आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो ये वो रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन। अगर आपने नहीं ले रखा है तो आप शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट म्युनिसिपल लाइसेंस ले सकते हैं। शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट में आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं अपनी शॉप को शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत, तो वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, वो दे सकते हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप अपनी पर्सनल सेल्स या इनकम टैक्स रिटर्न, जो आप इनकम टैक्स आईटीआर फिल करते हो, तो वो भी यहाँ पर चल जाएगी, वो भी आप दिखा सकते हो। अगर आपने सीएसटी या वैट, जो कि अब तो नहीं है, अगर उसका सर्टिफिकेट वैसे आप अप्लीकेबल ही नहीं होगा क्योंकि हम सीएसटी और वैट खत्म ही हो चुका है लगभग, तो आप दे सकते हो। सर्टिफिकेट लाइसेंस इशूड बाय प्रोफेशनल गवर्नमेंट बॉडीज, अगर आपको किसी प्रकार का सर्टिफिकेट या लाइसेंस गवर्नमेंट बॉडी ने इशू किया तो आप वो दे सकते हो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में हो तो आपको आईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना होता है, तो आप वो दे सकते हो। तो जनरली क्या करते हैं प्रोप्राइटरशिप के केस में, आप सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे सकते हो, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट का दे सकते हो या आईटीआर दे सकते हो। तो ये तीन चीज़ें जनरली लोगों के पास अवेलेबल होती हैं, तो आप इन तीनों में से कोई भी दो दे सकते हो। उसके बाद लोकल बॉडीज और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पीएसयू अगर अकाउंट खुलवा रहे हैं तो एक स्टैट्यूटरी नोटिफिकेशन उनको निकालना होता है गवर्नमेंट को कि हम अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं, और एक रेजोल्यूशन पास करना होता है कि भैया हम ये अकाउंट ये ऑपरेट करेगा, या ऑथराइज्ड सिग्नेटरी वगैरह की डिटेल होती है उसमें। लेटर ऑफ परमिशन फॉर ओपनिंग एंड ऑपरेटिंग द अकाउंट, एक लेटर ऑफ परमिशन उनको लेना होता है, वो चाहिए होगा बैंक को अकाउंट खोलने के लिए। उसके बाद आता है एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन। अब जो एप्लीकेंट है उसकी इन्फॉर्मेशन है कि आप क्या काम करना चाहते हो, ट्रेडिंग करना है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, सर्विसेज दे रहे हो, एग्रीकल्चर में इंक्लूड हो, तो जिसमें भी हो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, लोगों के लिए सामान खरीदते बेचते हैं। अब उसके बाद आपको स्पेसिफाई करना है कि आप किस चीज़ के बिजनेस में हो, तो मैंने यहाँ लिख दिया ट्रेडिंग ऑफ एंड यूजर कस्टमर प्रोडक्ट्स, तो आपका बिजनेस जिस भी प्रकार का है आप वो लिख दोगे। ये आपको फिल नहीं करना है, ये ब्लू आप देखोगे ध्यान से तो ये ब्लू वाले सर्कल के अंदर है, जो आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि जितने भी ब्लू बॉक्सेस हैं वो बैंक को बनने हैं, हमें नहीं बनने, तो इसको आप ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद लिखा हुआ है अदर बैंक और यूनियन बैंक अकाउंट, अगर आपका और किसी बैंक में या यूनियन बैंक में ही कोई और अकाउंट है पहले से ही तो आप उसकी डिटेल दे सकते हो, यहाँ पर बैंक मांग रहा है आपसे तो आप फिल कर सकते हो, अगर नहीं है तो आपसे खाली छोड़ सकते हो। इंट्रोडक्शन बाय एग्जिस्टिंग यूनियन बैंक कस्टमर, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन देना है आपको, अगर आपके नोन में कोई पहले से ही किसी का अकाउंट है यूनियन बैंक में तो उसके द्वारा इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि आप उनको जानते हो या वो आपको जानते हैं, और कब से जानते हैं वो पीरियड लिखना है आपको। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन जो दे रहा है उनका नाम आ जाएगा, उनका अकाउंट नंबर आ जाएगा, उनका मोबाइल नंबर आ जाएगा, उनकी कस्टमर आईडी, क्योंकि उनका पहले से अकाउंट है यहाँ पर, तो आपको कब से जानते हैं तो आपको यहाँ पर साल लिखना है, उसके बाद मंथ लिखना है, कितने टाइम से जानते हो, और जिस दिन भी आप ये फॉर्म भर रहे हो उनकी डेट आ जाएगी, न्यू दिल्ली आ जाएगी, और यहाँ पर उनके सिग्नेचर जो इंट्रोड्यूस करवा रहा है आपको। ओके, तो ये ब्लू बॉक्स आपको खाली छोड़ देना है क्योंकि बैंक द्वारा भरा जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ पेमेंट डिटेल फॉर ओपनिंग अकाउंट, अकाउंट ओपन करते समय आप कितने रुपए से आप अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं तो आपको इसकी डिटेल डालनी है। यहाँ पर अमाउंट कितना है, अमाउंट जितना भी आप दे रहे हैं, अगर चेक के थ्रू दे रहे हैं तो यहाँ पर चेक का नंबर आ जाएगा, कौन से बैंक से दे रहे हैं, यहाँ पर भी नहीं आया तो पीएनबी बैंक से दे रहे हैं तो पीएनबी आ जाएगा, शाखा ब्रांच कौन सी आपके बैंक की तो आप ब्रांच लिख दोगे। डेबिट अकाउंट नंबर, अगर आप कैश दे रहे हो तो कैश पे टिक कर सकते हो, और जिस भी अकाउंट से डेबिट होगा पैसा आप यहाँ पर वो अकाउंट नंबर लिख दोगे, सिंपल। उसके बाद आ रहा है आपके पास फैसिलिटीज़, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप कौन कौन सी फैसिलिटी लेना चाहते हो अपने अकाउंट के साथ। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है स्टेटमेंट बाय ईमेल, ईमेल के साथ आप ईमेल पर अपनी स्टेटमेंट लेना चाहते हो। ये कंट्री कोड देखो ब्लू बॉक्स में है तो ये हमें फिल नहीं करना है, ये बैंक फिल करेंगे। अगर फॉरेन रेमिटेंस करते हो तो आपको इसके ऊपर टिक कर देना है, और ये कंट्री कोड है, ये बैंक फिल करेंगे। एक्सपेक्टेड एनुअल टर्नओवर इन द अकाउंट, तो आपकी साल में कितनी सेल हो जाती है, टर्नओवर पूछ रहा है, तो जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है 10 लाख, 10 से 50 लाख, 50 से करोड़, तो जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है 100 करोड़ तक है, 100 करोड़ से ज़्यादा है कम, तो मैंने यहाँ पर 10 लाख से कम पर टिक कर दिया है। उसके बाद पूछ रहा है कि आप अपने अकाउंट में इंटरेस्ट कैसे लेना चाहते हो। जनरली करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता है, अगर बैंक देता है तो कोई बैंक देता होगा, जनरली नहीं मिलता है, तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है सिंपल कि आप इंटरेस्ट लेना चाहते हैं और मंथली बेसिस पे लेना चाहते हैं, हमें आप मंथली बेसिस पे दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पर है ब्याज, इंटरेस्ट और मैच्योरिटी पेमेंट इंस्ट्रक्शन, तो अगर आपने कोई टर्म डिपॉजिट वगैरह करा रखी है तो उस केस में ये आपको फिल करना है, अदरवाइज ये आपको ब्लैंक छोड़ देना है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्रॉस कर दिया है, तो ये आपको फिल नहीं करना है। ये जनरली फिक्स डिपॉजिट वगैरह के केसेस में है जहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो ये वही पूछ रहा है कि आपको इंटरेस्ट कैसे दिया जाए। उसके बाद आपके पास यहाँ पर डिक्लेरेशन आ रही है, डिक्लेरेशन या अंडरटेकिंग, यहाँ पर आपको सिंपली सिग्नेचर कर देना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको अपने खाते का नाम लिखना है, अगर आपने अपने खाते का नाम अपने बिजनेस के नाम पर लेना चाहते हैं तो आपका बिजनेस का नाम आ जाएगा, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, जो अगर आपने अपने नाम पर किया है तो यहाँ पर आपका अपना नाम आ जाएगा।
अकाउंट नंबर अभी नहीं मिला है तो हम इसे भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ब्रांच आपको जहाँ पे खुलवा रहे हो वहाँ पर लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी फोटो लगानी है। पेस्ट योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड साइन अक्रॉस, और उसके ऊपर साइन करना है आधे बार और आधे से फोटो के ऊपर, और यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है अपने, और उसके नीचे आपको सिग्नेचर करना है। अगर मान लो हमने स्टार्टिंग में बात की थी 4 सिग्नेटरी हैं तो चारों सिग्नेटरी के यहाँ पर नाम और फोटो आ जाएगी और उनके सिग्नेचर आ जाएंगे। और अगर आपके पास 2 डायरेक्टर्स हैं तो दोनों डायरेक्टर के नाम और सिग्नेचर, अगर आपके पास 3 है तो तीनों के, और आपके पास सिर्फ एक ही है जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में एक ही होता है तो एक ही के यहाँ पर साइन और सिग्नेचर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको डेट लिख देनी है जिस भी डेट को आप फॉर्म सबमिट कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पर स्टेट दिल्ली और यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ एडमिटिंग ऑफिसर, जैसे कि ब्लू बॉक्स है आपको स्टार्टिंग में बताया गया था, जो भी ब्लू बॉक्सेस है वो हमें नहीं फिल करने हैं, वो बैंक द्वारा फिल किए जाएंगे, तो इसे आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर बैंक द्वारा फिल करा जाएगा। जो भी बैंकर आपका ये नंबर चेक करेगा, फॉर्म चेक करेगा, उसको यहाँ पर अपने सिग्नेचर करना है और उसको यहाँ पर अपनी डिक्लेरेशन वगैरह देनी है कि हमने चेक कर लिया है फॉर्म या जो भी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फॉर्म ये AOF अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद ये फॉर्म आपको साथ में दिया जाएगा। ये फॉर्म है आपका इंटरव्यू एंड कस्टमर ड्यू डिलीजेंस फॉर्म। दिस फॉर्म, इसकी इंस्ट्रक्शन पढ़ लो, दिस फॉर्म इज टू बी फिल्ड ओनली बाय ब्रांच ऑफिशियल्स। तो ये ब्रांच ऑफिशियल्स, जिस भी ब्रांच में आप अपना अकाउंट खोलने जाओगे तो वो ब्रांच ऑफिशियल आपसे ये एक इंटरव्यू लेगा। कस्टमर ड्यू डिलीजेंस है, ब्रांच की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ब्रांच इस फॉर्म को आपसे पूछ के भरेगा। तो ये फॉर्म आपको नहीं भरना है, ये ब्रांच आपसे क्वेश्चंस करेगा, आपको उनके आंसर्स करने हैं। ग्राहक के बारे में जानकारी, इंट्रोडक्शन, इन्फॉर्मेशन अबाउट कस्टमर। तो ये ब्रांच ऑफिशियल जिस भी ब्रांच में आप अपना अकाउंट खोलने जाओगे तो वहाँ पर ये बैंक आपसे पूछेगा सारी चीज़ें, तो आपको उनका जवाब देना है। आइए हम एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आप इसके लिए रेडी रहें। वहाँ पे अगर आपसे ब्रांच पूछती है या वहाँ पर बैंकर आपसे पूछता है तो आपको अपने हिसाब से रेडी होकर जाएंगे कि हमें क्या क्या वहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले पूछेगा आपसे प्लीज टिक टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में ही बता दिया था कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, ट्रस्ट हो, एसोसिएशन हो, तो जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है आप उसे बता देंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। तो आपने अपनी कंपनी, अपना बिजनेस कब स्टार्ट किया था, तो वो डेट आपसे पूछ रहा है, तो आप डेट लिख दोगे। तो कस्टमर टाइप आप कैसे हो, तो जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा आप बता दोगे उसे। सोल प्रोप्राइटरशिप ट्रस्ट है तो जो भी आप बता देगा बैंकर आपसे पूछकर यहाँ पर फिल करेगा। उसके बाद आप एक्टिविटी क्या करना चाहते हो, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, किसी चीज़ को बनाकर बेच रहे हो आप, ओके। उसके बाद आपसे पूछ रहा है, उसने पूछ लिया आपका एक्टिविटी क्या है, आप ट्रेडिंग करते हो। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट है, आपसे ये पूछा जा रहा है वेदर एंटिक डीलर। तो आप किसी एंटिक चीज़ जो एक बहुत ही प्रीसियस चीज़ है, अलग है, उसके डीलर हो क्या। अगर आप हो तो यस कर दोगे, अदरवाइज नो कर दोगे। वेदर कंडक्टिंग मनी सर्विसेज, क्या आप मनी सर्विसेज पैसों से जुड़ी सर्विस देते हो, यस कर दोगे, अगर नहीं हो तो नो कर दोगे। वेदर डीलर्स इन आर्म्स, आप हथियारों में अगर व्यापार करते हो तो उस केस के लिए है। वेदर बुलियन ज्वेलरी डीलर्स, तो आप ज्वेलरी वगैरह का काम करते हो, अगर आप बिल्डर या डेवलपर हो। वेदर एक्टिविटी इंक्लूड्स एक्सपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट करते हो, इंक्लूड इंपोर्ट्स करते हो, अगर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो तो किस कंट्री से करते हो उसका नाम लिखना है यहाँ पर आपको, मतलब लिखवाना है। या आपका बैंकर आपसे पूछेगा जिस भी बैंक में आप यूनियन बैंक में आप अकाउंट खुलाना चाह रहे हो तो वहाँ पर उनका काम है, ये वो लोग फिल करेंगे। यानी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये जो फॉर्म है, दिस फॉर्म इज टू बी फिल्ड बाय द ब्रांच ऑफिशियल, तो ब्रांच को बनना है, हमें नहीं बनना है, तो इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। और इसका नाम भी पढ़ के आपको समझ में आ ही रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरव्यू एंड कस्टमर ड्यू डिलिजेंस फॉर्म टू बी यूज फॉर अदर देन इंडिविजुअल्स। तो अदर देन इंडिविजुअल्स के लिए यूज किया जाएगा और ये हमें फिल नहीं करना है, ये ब्रांच को फिल करना है। तो ये सारे कुछ क्वेश्चन हैं, आप भी पढ़ लेना। यहाँ पे वेरिफिकेशन ऑफ केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, तो कौन कौन से केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं, हमने स्टार्टिंग में अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में पढ़ा था और टिक कर दिया था कि हम ये दे रहे हैं। तो सबके लिए, एसोसिएशन के लिए अलग है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए अलग है, ट्रस्ट के लिए अलग है। तो ये सारे फॉर्म्स हैं जो हमने वहाँ पर भरा था, उसी के हिसाब से है। ये देख लीजिए, सेम वही है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, टेलीफोन यूटिलिटी करंट, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स चाहिए उनको, एलएलपी के केस में पार्टनरशिप डीड चाहिए, रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं दोबारा यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। प्रोप्राइटरशिप के लिए हमने बता दिया है, एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, शॉप एस्टैब्लिशमेंट अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो। उसका इन्फॉर्मेशन अबाउट इनकम ऑफ द एप्लीकेंट, तो इनकम यानी कि जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसकी सेल्स टर्नओवर कितनी होगी, एनुअल इनकम कितनी होगी, नेटवर्थ कितनी है आपके पास, टोटल आपके पास अमाउंट या आपकी एसेट्स वगैरह कितनी है, नेटवर्थ आपको लिखना है कि आपकी सारी लायबिलिटी पे करने के बाद आपके पास क्या बचाता है, देनदारी सारी खत्म करने के बाद आपके पास कितना अमाउंट बचता है, कितना पैसा है, उसका ब्यौरा देना है। इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर्स, अगर आपने फिल की है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कमेंट्स और पर्सनल विजिट एंड सोशल स्टेटस। तो ये बैंकर के लिए है, जो भी बैंकर्स के कमेंट होंगे वो यहाँ पर वो अपने कमेंट लिख देंगे, जो भी आपसे मिलने के बाद, आपका बिजनेस, आपका ऑफिस देखने के बाद बैंकर्स को जो भी फील हुआ है, जो भी उनको लगता है वो कमेंट यहाँ पर बैंकर लिखेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन, तो एप्लीकेंट की इन्फॉर्मेशन ये सारे बैंकर्स का काम है। इंटरव्यू से कॉन्टैक्ट ओवर द फोन, टेलीफोन कैसे, बैलेंस शीट ली या नहीं ली, इंट्रोड्यूसर विजिटेड ब्रांच, पर्सनली गए थे घूमने ब्रांच, इंट्रोड्यूसर विजिटेड ब्रांच पर्सनली, आपका बैंकर आपके ब्रांच में मतलब गया था नहीं गया था, पैन वेरिफिकेशन किया नहीं किया, कॉपी ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ लिया नहीं लिया, ये सारा काम बैंकर का है, हमें इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। डिसीजन ऑफ द ब्रांच हेड ऑथराइज्ड ऑफिसर, तो यहाँ पर लास्ट में आपको डिसीजन लेंगे कि हमें अकाउंट खोलना है या नहीं खोलना है। द एप्लीकेंट इज केवाईसी कंप्लेंट, अगर आपके सारी केवाईसी डॉक्यूमेंट सब कुछ ओके रहेगा तो यहाँ पर टिक कर देगा। परमिटेड नॉट परमिटेड टू ओपन अकाउंट, तो ये परमिट हम अलाउ है या नहीं है अकाउंट खोलने के लिए। अगर उनको सारी डॉक्यूमेंट्स सब कुछ अगर सेटिस्फाई हो जाता है बैंकर हमारे सारे डॉक्यूमेंट से, हमारे सारे प्रूफ से, तो जनरली हमारा अकाउंट खोल देते हैं। अदरवाइज वो अगर कोई दिक्कत रहेगी, कोई अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो वो आपसे बात करेंगे, वो उनकी चीज़ों को जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी उनकी पूरी कर देना। अगर कोई डॉक्यूमेंट कमी, किसी डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी रह जाती है या कुछ होता है तो आपसे डिस्कस करेंगे, वो आप फिल कर देना, आपका अकाउंट खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर CIF फॉर्म में आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हमें सारे सिग्नेटरी के लिए एक अलग से इन्फॉर्मेशन शीट बननी है जिसका नाम है CIF।
इन्फॉर्मेशन ऑफ एप्लीकेंट और सिग्नेटरी। आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था जहाँ पर आपने अपने सारे सिग्नेटरीज के नाम लिखे थे। तो आपको CI फॉर्म भरना है। अगर आपके पास 4 डायरेक्टर हैं, 4 सिग्नेटरीज हैं, तो आपको चार CI फॉर्म भरने हैं, 5 तो 5 भरने हैं। हमारे AOF फॉर्म में, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में सिर्फ 4 के ही ऑप्शन थे, तो 4 भरे थे हमने। तो यहाँ पर हम इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए अकाउंट खोल रहे हैं, तो मैं एक फिल करके आपको बता देता हूँ। बाकी अगर आपके केस में अगर 4 हैं, 2 हैं, 3 हैं, तो आप अपने हिसाब से उन सबकी अलग अलग डायरेक्टर्स की इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ टू फिल इन कैपिटल लेटर्स, पूरा का पूरा हमें कैपिटल लेटर्स में फिल करना है। और ब्लू बॉक्सेस आर टू बी फिल्ड बाय बैंक। यहाँ पे स्टार्टिंग में बोला था जो ब्लू बॉक्सेस है वो सारे के सारे बैंक से भरना है, तो हमें इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर पेस्ट योर फोटोग्राफ, यहाँ पर आपको फोटोग्राफ पेस्ट करनी है और साइन करने हैं, आधे नीचे आधे ऊपर। उसके बाद एप्लीकेंट डिटेल्स, तो यहाँ पर जो भी फर्स्ट सिग्नेटरी होगा उसकी डिटेल्स आ जाएगी। मिस्टर राजेश कुमार, मिडिल नेम अगर है तो मिडिल नेम लिख देंगे, फर्स्ट नेम यहाँ पर, मिडिल नेम यहाँ पर, लास्ट नेम यहाँ पर। अगर बाकी उसके बाद क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर मेडन नेम लिखा हुआ है। अगर किसी महिला का अकाउंट खोल रहे हैं या वुमेन का, किसी वुमेन के लिए आप ये फॉर्म भर रहे हैं, तो उनका मेडन नेम लिखना है, यानी कि शादी से पहले उनका क्या नाम था। अगर शादी से पहले अगर नाम सरनेम अलग हुआ है, मान लो उन लोगों का, वुमेन्स का क्या होता है, मैरिज के बाद सरनेम उनके हस्बैंड वाला लग जाता है, तो ऐसे केसेस हैं, तो उस केस में शादी से पहले उनका जो भी सरनेम रहा होगा वो सरनेम यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैरिड हैं तो स्पाउस का नाम आ जाएगा आपकी पत्नी का, या अगर आप जो भी आपके पार्टनर का नाम आ जाएगा। हस्बैंड के केस में वाइफ का नाम आ जाएगा, वाइफ के केस में हस्बैंड का नाम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है फादर्स नेम, तो यहाँ पर फादर्स नेम आपको फिल कर लेना है। उसके बाद मदर्स नेम, तो यहाँ पर डिटेल्स फिल करनी है, जनरली कुछ ऐसा खास नहीं है। उसके बाद जेंडर, आप मेल फीमेल है तो जो भी आपका जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, सिग्नेटरी की जो भी सिग्नेटरी फर्स्ट सिग्नेटरी प्लेस ऑफ बर्थ आ जाएगा, कंट्री ऑफ बर्थ आ जाएगा, जिस भी कंट्री में जन्म हुआ है। उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर आपको टिक कर देना है। अगर आप इंडियन रेजिडेंट हो तो आपको इंडियन रेजिडेंट के ऊपर टिक करना है, यहाँ पर आपको टिक कर देना है। अगर नॉन रेजिडेंट है तो नॉन रेजिडेंट के ऊपर टिक करना है। फॉरेन नेशनल है तो फॉरेन नेशनल, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। मैरिटल स्टेटस, ऊपर अगर आपने स्पाउस लिखा तो जाहिर सी बात है आप मैरिड हो गए, अगर आप मैरिड नहीं है तो अनमैरिड, ऊपर आपको नाम नहीं लिखना है। और अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको नो कर यस कर देना है, अगर नहीं है तो नो कर देना। फिजिकल डिसेबिलिटी है कुछ तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। फॉर्म 60 के ऊपर तब क्लिक करना है जब आपके पास पैन नंबर नहीं है। अगर आपके पास पैन नंबर है तो आपको सिंपली आपको अपना पैन नंबर लिख देना है। आधार नंबर, अगर आपके पास आधार नंबर है तो आपको आधार नंबर लिखना है यहाँ पर अपना। उसके बाद ऑक्यूपेशन, आप क्या काम करते हैं, तो आप बिजनेसमैन है तो बिजनेस के ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर आप कोई प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप सर्विस में है तो सर्विस के ऊपर क्लिक करना है। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के ऊपर, एग्रीकल्चर से इंक्लूड है एग्रीकल्चर के ऊपर। ये ब्लू बॉक्स है, ये हमें नहीं करना है, ये हमें फिल नहीं करना है, बैंक वाले खुद कर लेंगे। उसके बाद आपकी शिक्षा पूछी जा रही है, आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। नेशनलिटी इंडियन, इंडियन के ऊपर क्लिक कर दिया। धर्म हिंदू या जो भी आपकी कास्ट है, रिलीजन है, आप वो लिख सकते हैं। उसके बाद पूछ रहा है नेम ऑफ एम्प्लॉयर, प्रोफेशन, नेचर ऑफ बिजनेस। अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं तो आपका नेम ऑफ एम्प्लॉयर का नाम आएगा। अगर आप किसी प्रोफेशन में इंक्लूड है तो आपके प्रोफेशन का नाम आएगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो नेचर ऑफ बिजनेस आएगा। किसी इंडस्ट्री में इंक्लूड है तो आपका इंडस्ट्री का नाम आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर बिजनेस में हूँ तो बिजनेस का नाम लिख दिया है, ट्रेडिंग बिजनेस में हूँ, नेचर ऑफ बिजनेस लिख दिया है। उसके बाद लिखा हुआ है लोकल रेजिडेंशियल एड्रेस। अगर आपका रेजिडेंशियल एड्रेस अलग है आपके बिजनेस एड्रेस से या कम्युनिकेशन एड्रेस से, तो आपको यहाँ पर वो एड्रेस लिखना है। अगर आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, इफ योर लोकल रेजिडेंशियल एड्रेस इज सेम एज मेंशन इन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, अगर आपका सेम है जैसे कि आपने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में क्लिक किया था, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में फिल किया था, तो आपको सिंपली यहाँ पर टिक कर देना है। अगर आपका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में जो कम्युनिकेशन एड्रेस डाला था और जो आपका लोकल रेजिडेंशियल एड्रेस है अलग अलग है, तो उस केस में आपको यहाँ पर वो एड्रेस प्रोवाइड करना है बैंक को। ओके, अदरवाइज प्लीज प्रोवाइड योर लोकल रेजिडेंशियल एड्रेस बिलो। समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आपने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में जो एड्रेस बैंक को दिया है वो बैंक, वो एड्रेस आपके लोकल रेजिडेंशियल एड्रेस जहाँ पर आप रहते हो उससे अलग है, तो उस केस में आपको ये फिल करना है। और अगर सेम है तो सिंपल यहाँ पर टिक करके छोड़ देना है, आपको फिल नहीं करना है बार-बार एक एड्रेस। कंपनी के केस में भी आप, अगर आपने रजिस्टर्ड एड्रेस पे आप अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में अगर आपने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में अपना रजिस्टर्ड एड्रेस भरा हुआ है जहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस भी आपका वही रहेगा, रजिस्टर्ड एड्रेस भी आपका वही रहेगा, तो उस केस में यहाँ पर ये अलग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सिग्नेचरी की आ रही है डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर आप टिक नहीं कर सकते हो क्योंकि कंपनी के केस में कंपनी का एड्रेस अलग है। अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर अलग है तो उस केस में यहाँ पर आपको एड्रेस प्रोवाइड करना होगा। परमानेंट एड्रेस, अगर परमानेंट एड्रेस भी आपका सेम है जैसा कि आपने ऊपर लिखा हुआ है लोकल एड्रेस में, यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ प्लीज टिक इफ योर परमानेंट एड्रेस इज सेम एज लोकल एड्रेस। अगर ये एड्रेस यानी कि सिंपल अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में जो भरा था अगर आपको वही एड्रेस है तो आप यहाँ पर सिंपल टिक करके छोड़ सकते हो, अदरवाइज आपको यहाँ पर एड्रेस प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पर टाइप ऑफ एड्रेस, परमानेंट एड्रेस में टाइप ऑफ एड्रेस लिखना है कि आपका कैसा एड्रेस है, रेजिडेंशियल और बिजनेस एड्रेस दोनों एक ही है, तो आप उस केस में यहाँ पर सिंपल यहाँ पर फिल नहीं करना, टिक लगा के छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपका रेजिडेंशियल एड्रेस अलग है, बिजनेस का एड्रेस अलग है, तो आपको जैसा भी जो भी एप्लीकेबल है आपके ऊपर, रजिस्टर्ड ऑफिस का अलग है स्पेसिफिक, तो यहाँ पर आप उसको टिक करके नीचे एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हो सिंपली। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है एप्लीकेंट इनकम डिटेल्स। तो हम पहले देख चुके हैं एप्लीकेंट की इनकम कैसी है। एनुअल फैमिली इनकम पूछ रहा है, तो आपके ऊपर जो भी एप्लीकेबल है आप लिख सकते हो। नेटवर्थ कितनी है आपको लिख देना है। सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सोर्स ऑफ इनकम हमारा बिजनेस प्रोफेशन है, तो आपके ऊपर जो भी एप्लीकेबल होता है आप लिख सकते हो। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये कोड आपको नहीं फिल करना है, ब्लू बॉक्स में है, और जो ये बैंक को फिल करना है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में आप क्या दे रहे हो, आधार कार्ड दे रहे हो तो आधार नंबर आ जाएगा, पैन कार्ड दे रहे हो तो पैन नंबर आ जाएगा। तो मैंने आधार कार्ड लिख दिया है। जारी कहाँ पे हुआ है, UIDAI में जारी किया था, दिल्ली में किया था, तो मैंने वो लिख दिया है। और यहाँ पर आपको अगर कह रहा है केवल पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए समाप्ति का मतलब एक्सपायरी डेट लिखनी है। अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस दिया है तो यहाँ पर आपको एक्सपायरी डेट भी लिखनी है क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस की एक्सपायरी डेट होती है और पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट होती है, तो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देनी है। इफ द एड्रेस इन आइडेंटिटी प्रूफ इज सेम एज रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ प्रोवाइडेड अबव प्लीज टिक द बॉक्स सेपरेट एड्रेस प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड। तो अगर आपका एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दो। अगर आपका एड्रेस रेजिडेंशियल एड्रेस अलग है, आइडेंटिटी प्रूफ में अलग है, तो यहाँ पर आपको रेजिडेंशियल प्रूफ देना है जिसमें आपका एड्रेस सेम हो, अदरवाइज बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन ऑन क्रेडिट फैसिलिटी। तो आपने क्रेडिट फैसिलिटी ले रखी है तो आप उसकी डिटेल दे दोगे कि हाँ मैं क्रेडिट फैसिलिटी ले रखी है, व्हीकल लोन लिया है, हाउसिंग लोन लिया है, कस्टमर लोन लिया है, तो जो भी लोन लिया है आप उसकी डिटेल लिख दोगे नीचे यहाँ पर किस बैंक से लिया, अकाउंट नंबर क्या, फैसिलिटी क्या ली थी, अमाउंट कितना है। अगर आपने लिया है तो, अगर आपने नहीं लिया है सिंपल आपको टिक कर देना है आई डू नॉट एंजॉय क्रेडिट फैसिलिटी विद यूनियन बैंक और अदर बैंक। तो मैं कहीं से भी कोई अभी तक ब्याज और कोई भी उधार वगैरह नहीं लिया है, ना यूनियन बैंक से ना किसी बैंक से, तो आप सिंपल टिक करके आगे बढ़ना है।
उसके बाद लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टैक्स लॉज के अंदर इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको तथा इफ द इंडिविजुअल इज टैक्स रेजिडेंट इन मोर देन वन कंट्री, अगर वो टैक्स रेजिडेंट है मतलब एक ऐसा पर्सन जो इंडिया में भी टैक्स देता है और बाहर भी टैक्स देता है, तो उस केस में ये फिल करना है कि आप डेट ऑफ डॉक्यूमेंट कलेक्टेड, कब डॉक्यूमेंट गया, कंट्री कहां पे और कहां पर आप टैक्स देते हो, पिन नंबर होता है, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, दूसरी कंट्री का वो लिख देना है और इशू किसने किया था वो आपका टोटल लिखेंगे। वैसे जनरली यहाँ पर हमारे पर एप्लीकेबल नहीं है, आप खाली छोड़ सकते हो, अगर आपको एप्लीकेबल है तो इसे प्लीज फिल कर दीजिएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ सर्टिफिकेट कम अंडरटेकिंग फॉर इंडिविजुअल्स, यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है। यहाँ पर एक जनरल डिक्लेरेशन ले रहा है वो, तो यहाँ पर आपको नाम लिख देना है सिंपल और लास्ट में आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है, यहाँ पर डेट लिख देंगे जिस भी दिन आप ये फॉर्म सबमिट कर रहे हैं और स्टेट दिल्ली, यहाँ पर भी आप फिल करके इसे सबमिट कर रहे हैं तो आपको लिख देना है, यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है। यहाँ पर आपको सिग्नेचर आ जाएंगे सिंपल। उसके बाद ये बाकी के सीआई फॉर्म है क्योंकि यहाँ पर 4 ऑप्शन देता है, 4 सीआई फॉर्म मिल जाते हैं आपको उसके साथ। और ये डिक्लेरेशन हमने स्टार्टिंग में डिक्लेरेशन अपडेट हमने स्टार्टिंग में फॉर्म में दे दी कि हमने किसी से ले लिया और आपने लिया तो नीचे अपडेट करेंगे और यहाँ पर डिटेल लिख देंगे उसकी फैसिलिटी की। इसके बाद ये भी हम स्टार्टिंग में भर चुके हैं टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ करंट डिपॉजिट अकाउंट। तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जिसको आपको डिक्लेयर करना होता है कंपनी को, आप किस बिजनेस में हैं। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप इंडिविजुअल के ऊपर क्लिक कर देंगे, अगर आप प्रोप्राइटरी फॉर्म में हैं तो ये प्रोप्राइटरी फॉर्म के ऊपर टिक कर देना है और यहाँ पर ऑथराइज सिग्नेटरी के यहाँ पर साइन करवा लेना है आपको और सिंपली प्रोसीड कर देना है। अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म में है तो पार्टनरशिप फॉर्म, यहाँ पर नाम आ जाएगा बिहाफ इन द नेम ऑफ द साइड फॉर्म बाय किस पर्सन डिवाइड होता है और यहाँ पर ऑथराइज सिग्नेटरी के पार्टनर्स के दोनों के सिग्नेचर आ जाएंगे। अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं तो यहाँ पर जॉइंट फैमिली के ऊपर टिक कर देंगे, यहाँ पर पर्सन के नाम आ जाएंगे और यहाँ पर आपके सिग्नेचर हो जाएंगे ऑथराइज सिग्नेटरी के जो भी है आपके ऊपर एप्लीकेबल। उसके बाद लिखा हुआ है तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन करंट डिपॉजिट अकाउंट के टर्म्स एंड कंडीशन सारे हमारे जितने भी टाइप के थे, जॉइंट इंडिविजुअल्स, जॉइंट अकाउंट खुलवाना है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, तो जैसे भी आपके जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा उसके ऊपर टिक कर देना है आपको और सिग्नेचर कर देना है सिंपल। हमने स्टार्टिंग में कर दिया इंडिविजुअल के ऊपर, उसके बाद आपके ऊपर कोई भी एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपका ट्रस्ट वगैरह है तो यहाँ पर ट्रस्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप क्या क्या दे रहे हो, ट्रस्ट डीड दे रहे हो, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे रहे हो, तो जो भी आप दे रहे हो उसके ऊपर टिक करके आप नीचे सिग्नेचर कर देना सिंपल। यहाँ पर सिग्नेचर कर देना जो आप प्रोवाइड करवा रहे हो बैंक को। उसके बाद ये है इन्फॉर्मेशन फॉर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 285 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट फॉर FATCA एंड अदर रिपोर्टेबल अकाउंट्स। तो ये एक इन्फॉर्मेशन जाती है एंटिटी कॉन्स्टिट्यूटिंग टाइप, कस्टमर आईडी आपको फिल नहीं करने को आपको मिली नहीं है, तो आप कैसे फिल कर दोगे। तो सोल प्रोप्राइटरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप टिक कर देंगे, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है उसके ऊपर सिंपल टिक कर देना है। पार्टनरशिप फॉर्म है, पब्लिक लिमिटेड ट्रस्ट है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, HUF सोसाइटी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है आपने उसके ऊपर टिक कर दिया। आइडेंटिफिकेशन टाइप एप्लीकेबल, टैक्स आइडेंटिफिकेशन वैसे आपको फिल ही नहीं करना है, तो आइडेंटिफिकेशन टाइप आपके पास अगर पैन नंबर है, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर लिख सकते हो, कंपनी का आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो सीआई मिलता है आपको वो लिख सकते हो, उसके ऊपर टिक कर सकते हो। यहाँ पर आपको सिंपली नंबर लिख देना है, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन वगैरह जहाँ पे भी बनी है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। कंट्री ऑफ रेजिडेंस कहाँ है, कहता है इफ टैक्स रेजिडेंसी इज ओनली इंडियन देन स्किप दिस सेक्शन एल्स फिल द फॉलोइंग। तो अगर आप सिर्फ इंडियन रेजिडेंस हो तो आपको फिल नहीं करना है, और आपकी और भी कंट्री में आप टैक्स पे करते हो तो उस केस में आपको फिल करना है, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटिटी इज इट अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो आप क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पैसों से मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डील करते हो। अगर आप नहीं करते तो सिंपली नो के ऊपर क्लिक करके इस सेक्शन को स्किप कर सकते हो। यहाँ पर लिखा भी हुआ है आप पढ़ भी सकते हो, इफ नो देन स्किप दिस सेक्शन एल्स फिल द फॉलोइंग। तो नहीं है, हम किसी प्रकार के फाइनेंशियल पैसों से नहीं हम पैसे देते हैं नहीं लेते हैं, जैसे कि आपका बैंक हो गया है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, NBFC होता है, तो इन सब केसेस में एप्लीकेबल है, हमारे केस में नहीं है। उसका दूसरा है नॉन फाइनेंशियल एंटिटी, इज इट एन एक्टिव एनएफई, तो ये सारा हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, तो सीधा नो के ऊपर क्लिक करना है आपको। इज इट अ पैसिव एनएफई, तो हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, तो यहाँ पर सिंपली आपको नो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर कर देना है, और सिग्नेचर का नाम आ जाएगा यहाँ पर, पोजीशन जो भी है प्रोप्राइटर है, डायरेक्टर है, यहाँ पर सिंपल डेट लिख के सिग्नेचर कर देना है, स्टैंप लगवा देना है और ये फॉर्म आपको सबमिट कर देना है। फॉर्म टू बी फिल्ड बाय ईच ऑफ द कंट्रोलिंग पर्सन सेपरेटली, तो जो भी आपके बैंक अकाउंट को कंट्रोल कर रहा है यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा, फादर्स नेम, आधार नंबर, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, कंट्री ऑफ बर्थ, तो सारी चीज़ें फिल करनी है। अब कंट्रोलिंग कैसी है, अगर आप प्रोप्राइटरशिप के केस में तो ओनरशिप ही हो जाएगा, अब बाकी आप मैनेजरियल ऑफिशियल कंपनी में अदर में यहाँ पर लिख दोगे। तो जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इन केस ऑफ लीगल अरेंजमेंट और ट्रस्ट, तो यहाँ पर प्रोप्राइटर लिखा हुआ है सिंपल, तो आपको प्रोप्राइटर के ऊपर क्लिक कर देना है, ओनरशिप उसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर बार-बार एक ही चीज़ आ रही है कि अगर आप एक अलग कंट्री के रेजिडेंस हो तो आपको यहाँ पर फिल करना है, अदरवाइज आपको स्किप कर देना है। तो यहाँ पर सिंपल आपको नीचे सिग्नेचर प्रोप्राइटर है या स्टैम्प वगैरह डेट लिख के आपको सबमिट करवा देना है ये फॉर्म। ओके गाइस, तो इतना ही था हमारा पूरा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल कर चुके हैं हम। आई होप आप समझ चुके होंगे कि पूरा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे फिल करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।